हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की भारत और समकालीन विश्व जो कि सामाजिक विज्ञान की बुक है और ये आपकी इतिहास की पुस्तक है। कक्षा 9वीं के लिए इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक है यह हम आज पढ़ेंगे और इसका अध्याय 1 हम कर चुके हैं। अध्याय 2 भी हमने पूरा पढ़ लिया बच्चों और आज हम इसके अध्याय 2 के प्रश्नोत्तर करेंगे। हम इसका अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के प्रश्नोत्तर करेंगे। यह अध्याय हम पूरा पढ़ चुके हैं और इसके जो वीडियो है यदि आपने नहीं देखे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो ताकि आपको यह जो लेसन है या जो पाठ है अच्छे से समझ में आ जाए। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों प्रश्न पहला है रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे। तो रूस के हालात जो थे 1905 से पहले कैसे थे, इसका उत्तर हमें देना है और इसका उत्तर हम अब कॉपी में करेंगे। तो 1905 से पहले रूस के हालात कैसे थे, तो इसका उत्तर है रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालत 1905 से पहले निम्न प्रकार के थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पॉइंट से लिखा है ताकि आप अच्छे से समझ सको। आप बिना पॉइंट के भी, नंबर डाले बिना भी आप इसको लिख सकते हो। तो पहला है रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। यह हमने पढ़ा भी था कि रूस की जो 85% जनता थी वो आजीविका मतलब अपने जीवन यापन के लिए खेती पर ही निर्भर थी। दूसरा है उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। तो प्रमुख औद्योगिक इलाके ये 2 थे और उद्योग उस समय बहुत कम थे। तीसरा पॉइंट है बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उस समय कारखाने शुरू हुए थे। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा था। तो 1890 के दशक में ही वहां पर जो है कारखाने बहुत सारे चालू हुए थे क्योंकि उसी समय रेल नेटवर्क भी फैलाया जा रहा था और विदेशी निवेश भी उस समय बढ़ा था। फिर अगला है सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। कारीगर और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी 1900 तक। फिर अगला पॉइंट है ज्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे, है ना। कारखाने कैसे थे, उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। अगला पॉइंट है सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफी फर्क था। तो सामाजिक स्तर पर मजदूर भी आपस में बटे हुए थे। फिर मजदूरों के बीच का अंतर उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। उनके पहनावे से, उनके व्यवहार से भी उनका अंतर साफ दिखाई देता था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। यह भी एक मेन पॉइंट है कि किसान जो थे वे भी बटे हुए थे। वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। तो इस प्रकार उस समय रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालत जो है वह अच्छे नहीं थे और उनमें ये मुख्य पॉइंट है जो हमने देख लिए बच्चों और ये आप अपने कॉपी में लिख सकते हो। इसका दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा है 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थी। तो 1917 के पहले की बात पूछ रहे हैं कि रूस की जो कामकाजी आबादी है वह यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थी। तो इसका उत्तर हम कॉपी में देख लेते हैं। इसका उत्तर है 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले भिन्न थी। सभी कामकाजी मजदूर सामाजिक स्तर पर बटे हुए थे। हमने पिछले प्रश्न में भी पढ़ा कि जो मजदूर थे वो सामाजिक स्तर पर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने गांवों से जुड़े हुए थे तो कुछ स्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। ये एक मुख्य अंतर था कि कुछ मजदूर तो अपने गांव से जुड़े हुए थे, मतलब गांव से ही आ जा रहे थे, और कुछ मजदूर जो स्थायी रूप से शहर में ही बस चुके थे तो वह शहरी वातावरण में रह रहे थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफी फर्क था। धातुकर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। जो धातुकर्मी थे मतलब धातु निकालने का जो काम करते थे
वे मजदूरों में खुद को साहब मानते थे, मतलब अपने आप को बड़ा मानते थे। मजदूरों के बीच पहनावे और व्यवहार में भी अंतर था। इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। मतलब विभेद तो थे, लेकिन यदि किसी मजदूर पर कोई परेशानी आ जाती थी, ठीक है, या उसे निकाल दिया जाता था काम से, तो मजदूर एकजुट भी हो जाते थे और हड़ताल भी कर देते थे। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे, ये हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन को अपने कम्यून जो जिसे मीर कहा जाता है को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटता था। तो कम्यून जो एक धार्मिक व्यक्ति था और जिसे किसान जो है अपनी सारी जमीन दे देते थे और वही फिर वापस उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से बांट देता था। तो यहाँ जो हमने रूस की कामकाजी आबादी पूछी थी कि वह यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थी, तो कामकाजी आबादी में मजदूर और किसान मुख्य रूप से है, जिनके बारे में हमने यहाँ पर बता दिया है। प्रश्न नंबर 3 है 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया। तो 1917 में जो जार का शासन खत्म हो गया था, हमने इस अध्याय को पढ़ा था, तब पढ़ा था, तो वह क्यों खत्म हो गया था इसका उत्तर हम कॉपी में बताएंगे। प्रश्न नंबर 3 जो 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया। जार ने एक निर्वाचित उत्तर है जनता के बीच बढ़ते असंतोष और जार की गलत नीतियों के कारण जार का शासन खत्म हो गया। तो जार के शासन के खत्म होने का मुख्य कारण जनता के बीच बढ़ता असंतोष था और जार की गलत नीतियां थी। जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दी थी, लेकिन उसने ड्यूमा को जल्द ही बर्खास्त कर दिया। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। वह अपनी सत्ता पर कोई पाबंदी नहीं चाहता था। वह ड्यूमा से परामर्श लेना भी नहीं चाहता था। उसने मतदान के नियमों में भी बदलाव कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध के समय जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जर्मन विरोधी भावनाएं बलवती होने लगी क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा था और जर्मन विरोधी भावनाएं रूस में अधिक हो रही थी। तो वहां की जनता के बीच जर्मन विरोधी भावनाएं बलवती होने लगी। जारीना जो है जार की पत्नी को कहा गया है ना, जार की पत्नी जारीना अलेक्सांद्रा के जर्मन मूल का होने और उसके घटिया सलाहकारों ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया। तो जार की जो पत्नी थी जारीना, वह अलेक्जेंड्रा, वह जो है जर्मन मूल की थी और उसके जो सलाहकार थे वो घटिया थे, सही सलाह नहीं दे रहे थे, जिससे कि राजशाही अलोकप्रिय हो गई थी। रूसी सेना हारने लगी। पीछे हटते समय रूसी सेना ने फसलों एवं इमारतों को नष्ट कर दिया। फसलों एवं इमारतों के विनाश ने रूस में लगभग 30 लाख से अधिक लोग शरणार्थी हो गए। फसलों और इमारतों के विनाश से 30 लाख लोग शरणार्थी हो गए, जिससे हालात और बिगड़ गए। प्रथम विश्व युद्ध का उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा। औद्योगिक उपकरण बेकार होने लगे। अनिवार्य सैनिक सेवा के कारण लोगों को युद्ध में झोंक दिया गया, जिससे मजदूरों की कमी हो गई। रोटी की दुकानों पर दंगे होने लगे। किसान भी दमनकारी नीतियों के कारण परेशान थे। कार्ल मार्क्स की शिक्षाओं ने भी जार के शासन को खत्म करने में अपना योगदान दिया। तो इस प्रकार से जार का शासन 1917 में खत्म हो गया था और उसके यह सारे कारण थे जो हमने यहाँ पर बता दिए हैं।